सोहन नाम का एक आदमी अपने घर में पेंट कराने के लिए एक अच्छा पेंटर ढूंढ रहा था। उसे अपने दोस्त धीरज से पता चला कि एक औरत है जो बहुत ही सस्ते में पेंट कर देती है। वो धीरज के साथ उस औरत की दुकान का पता ढूंढ रहा था। क्या बात कर रहे हो तुम धीरज? तुम्हें पक्का यकीन है कि वो औरत इतने कम दामों में पेंट कर देगी? और क्या सोहन, मैंने सुना है कि उसने हाल ही में नई नई पेंट की दुकान लगाई है और इसीलिए इतने कम दामों पे पेंट कर रही है। तब तो फिर बहुत सही है धीरज, चलो जल्दी से उसकी दुकान चलते हैं। थोड़ा भटकने के बाद सोहन और धीरज को उस औरत की दुकान दिखी गई। उसकी दुकान बड़ी ही टूटी फूटी सी लग रही थी और दूर दूर तक आसपास कोई भी दूसरी दुकान नहीं थी। मुझे तो ये जगह बड़ी अजीब लग रही है। क्या हमें सच में यहाँ रुकना चाहिए धीरज? अरे डरो मत सोहन, सब ठीक होगा। वो देखो, वो रही वो पेंटर औरत। सुनिए, जरा सुनिए। सामने एक औरत बैठी थी जिसने अपने मुंह पर लंबा सा घूंघट कर रखा था। वो भारी आवाज में धीरज से बोलती है, बोलो क्या काम है? जी, ये मेरा दोस्त है सोहन। इसके घर में पेंटिंग का काम करना है, आप कर देंगी? ठीक है, हो जाएगा, शाम को आती हूँ। फिर धीरज सोहन का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। तब सोहन को कुछ याद आता है। वो धीरज से कहता है, अरे धीरज, हमने उस औरत को मेरे घर का पता तो बताया ही नहीं, अब वो कैसे आ पाएगी भला? ओहो सोहन, क्या तू भी कोई ऐसी बातें कैसे भूल सकता है? अरे मैं क्या करता, तू ही तो तुरंत मुझे घसीट के वहां से ले आया था, उस चक्कर में मैं भूल गया। अब तो हमें कल दोबारा आना पड़ेगा और उसे पता बताना पड़ेगा। हद है। चल, अब हम और कर भी क्या सकते हैं, कल दोबारा आएंगे, अभी घर चल। दोनों वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन शाम को सोहन के दरवाजे पे दस्तक होती है। उसकी पत्नी सुनैना दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वही पेंटर औरत खड़ी थी। पीछे से सोहन भी आ जाता है। वो उस औरत को देखकर हैरान हो जाता है। अरे तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? मैंने तो तुम्हें घर का पता दिया ही नहीं था। उस औरत ने अभी भी घूंघट कर रखा था और वो भारी आवाज में बोली, आपने मुझे पता बता दिया था, जल्दीबाजी में आपको ध्यान नहीं रहा होगा। अरे क्या अभी, अगर आपने पता नहीं बताया तो भला वो यहाँ कैसे पहुँची? अब छोड़िए ना ये सब, जल्दी से पेंटिंग का काम शुरू करवा दीजिए। सुनैना उस औरत को घर के अंदर आने को कहती है, लेकिन सोहन बहुत परेशान था और उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। सुनैना ने उस औरत को सब कुछ समझा दिया था और वो घूंघट में ही काम कर रही थी। सोहन धीरज को फोन मिलाता है और उसे सब कुछ बता देता है। धीरज भी जल्दी से सोहन के घर आ जाता है। यार धीरज, अच्छा हुआ तू आ गया, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ सोहन, लग तो मुझे भी रहा है। तो एक काम करते हैं ना, इस औरत को काम करने से मना कर देते हैं और इसे वापस भेज देते हैं। जब तुझे ठीक ही नहीं लग रहा तो क्यों इससे काम करवाना? हाँ, यही करना ठीक रहेगा। सोहन और धीरज कमरे में जा ही रहे थे कि तभी सुनैना के चीखने की आवाज आती है। सोहन और धीरज भागते हुए कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं कि सुनैना बहुत डरी हुई थी और उस औरत ने सभी दीवारों में लाल पेंट कर दिया था। ये देखिए ना, ये औरत ने कितना अजीब पेंट किया है और मुझे देखकर तो ये जोर जोर से हंस रही थी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सोहन, कौन हो तुम और ये सब क्या किया तुमने? सोहन की बात सुनकर वो औरत और जोर जोर से हंसने लगती है और अपना घूंघट हटा देती है। घूंघट के पीछे चुड़ैल का चेहरा था और उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। धीरज भागते हुए दरवाजे के पास जाता है, लेकिन सुनैना अपने जादू से दरवाजा बंद कर देती है। अरे नहीं, मैं तो बाहर भी नहीं जा पा रहा हूँ। ये मैं कहाँ फंस गया? अरे धीरज के बच्चे, तू मुझे यहाँ इस मुसीबत में अकेले छोड़कर कहाँ भाग रहा है? अब कोई भी कहीं नहीं जाएगा, अब तुम सब यहीं रहोगे। ये खून है, खून। चुड़ैल इतना कहकर सुनैना पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। फिर चुड़ैल सोहन को भी मार देती है और दोनों का खून निकालकर अपने खून से भरी बाल्टी में। ये सब देखकर धीरज खड़ा खड़ा कांप रहा था। अरे तू तो कांप रहा है? नहीं नहीं,
मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अच्छा चल ठीक है, नहीं मारती तुझे। वैसे भी तू ही मेरे शिकार को मुझ तक लेकर आया था, लेकिन अब तुझे मेरे लिए काम करना होगा। अगर तू ऐसे ही मुझे और लोगों के घर ले जाएगा और मुझे नए नए शिकार ढूंढ कर देगा तो मैं तुझे नहीं मारूंगी। हाँ। चुड़ैल की बात सुनकर धीरज बहुत परेशान हो गया। उसे ये रास्ता तो बहुत गलत लग रहा था, लेकिन अपनी जान बचाने का दूसरा कोई रास्ता उसे नजर भी नहीं आ रहा था। ठीक है, कल मैं तुझे वहीं मिलूंगी जहां पहली बार मिली थी, और जरा समय से आ जाना। मुझे देर से आने वाले लोग पसंद नहीं हैं, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगी। अगले दिन धीरज सुबह सुबह चुड़ैल के पास पहुंच जाता है। मैं आ गया। चलो, मैंने एक नया घर ढूंढ लिया है जहां पर हम लोग चल सकते हैं। वो लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, इसलिए उनके घर में घुसने में हमें आसानी होगी। वाह, तू तो बड़ा ही वफादार है। तू तो एकदम सही समय पर आ गया। मुझे ये पाप करने में कोई खुशी नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ बात मेरी ही जान पे बनाई है, इसलिए मैं मजबूर हूँ। वो सब जो भी हो, तू बस जल्दी से मुझे शिकार के पास ले चल। चुड़ैल धीरज के साथ उसके बताए हुए घर में चली जाती है और लोगों को मार देती है। वो ठीक उसी तरह लोगों का खून अपनी बाल्टी में भर देती है और दीवारों को लाल रंग से पेंट कर देती है। अब ये चुड़ैल का रोज का काम हो गया था। धीरज उसे नए नए घरों में लेकर जाता था और वो लोगों को मार के अपने पेंट की बाल्टी भरती थी। धीरज ना चाहते हुए भी ये सब चुपचाप देख रहा था। एक दिन धीरज अपने घर में चुपचाप बैठा हुआ था, तभी उसकी पत्नी आ गई। क्या हुआ जी, आजकल आप बड़े उदास रहते हैं, आप कहाँ खोए रहते हैं जी? नहीं तो वसुधा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम चिंता मत करो। बस करिए आप, अब मुझसे तो मत छिपाइए, मैं सब जानती हूँ। मुझे मालूम है कि क्या बात है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मालूम है तुम्हें? अरे नहीं, कि ये सब सोहन भैया और सुनैना भाभी के साथ जो वो हादसा हुआ है ना, तब से आप बहुत दुखी हैं और गुमसुम से रहने लगे हैं। न जाने वो कौन था जिसने उनके साथ ऐसा किया। ऐसे इंसान को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अरे सोहन भैया का इतना प्यारा परिवार था और सुनैना भाभी तो माँ भी बनने वाली थी। वसुधा की ये बात सुनकर धीरज के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो वसुधा से पूछता है, क्या ये तुम क्या कह रही हो वसुधा? ये कैसे हो सकता है भला? मुझे पता है कि आपको ये सुनकर और भी ज्यादा दुख हुआ होगा, लेकिन यही सच है। वो तो सुनैना सोहन भैया को सरप्राइज देने वाली थी, इस बारे में बस मुझे ही पता था। वसुधा की बात सुनकर धीरज बहुत ज्यादा परेशान और दुखी हो जाता है। वो रात भर सो नहीं पाता और सोचता रहता है। सुबह हो जाती है और आखिर में धीरज ठान लेता है कि अब वो चुड़ैल की मदद नहीं करेगा। वो खुद से कहता है, मुझे अब इस चुड़ैल का और साथ नहीं देना है। अगर वो मुझे मार भी देगी तो कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं किसी और को मरने नहीं दूंगा। अब धीरज ये ठान चुका था कि वो चुड़ैल का साथ नहीं देगा। वो रोज की तरह उठकर चुड़ैल के पास जाता है और उसे एक पुराने घर में ले जाता है, लेकिन इस बार धीरज ने चुड़ैल को चकमा दिया। वो घर जहाँ पर धीरज चुड़ैल को लेकर आया था वो पूरी तरह से खाली था और वहाँ एक भी इंसान नहीं था। ये क्या तमाशा है, ये घर तो एकदम खाली पड़ा हुआ है, यहाँ मैं किसे मारूं? किसी को भी नहीं। अब तू किसी को भी नहीं मार पाएगी, क्योंकि मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। और तू मुझे कैसे रोकेगा? अरे तू तो बस एक मामूली इंसान है और मैं एक शक्तिशाली चुड़ैल हूँ। चुड़ैल की बात सुनकर धीरज को अच्छे से समझ आ जाता है कि उसे अभी क्या करना है। वो भाग के गया और उसने चुड़ैल की खून से भरी बाल्टी उठा ली। ये देखकर चुड़ैल हड़बड़ा जाती है। अरे अरे ये तू क्या कर रहा है? पागल इंसान, रुक जा वरना तेरी खैर नहीं। चुड़ैल धीरज को रोकने के लिए उसकी तरफ भागी, लेकिन इसके पहले कि चुड़ैल कुछ कर पाती, धीरज ने उसकी सारी बाल्टी को उठाकर जमीन पर जोर से पटक दिया। जैसे ही बाल्टी जमीन पर गिरी वो टूट गई और सारा का सारा खून गिर गया। बाल्टी के टूट जाने और खून बह जाने से चुड़ैल की सारी शक्तियां खत्म हो गईं और वो एकदम से बहुत कमजोर और बूढ़ी हो गई। उसकी हालत ऐसी थी कि अब वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। ये देखकर धीरज को सुकून मिल गया कि अब चुड़ैल किसी और की जान नहीं लेगी।